हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो हिस्ट्री के हो, साइंस की सीरीज हो या बिहार करंट अफेयर का सीरीज हो, सारे जो है दोस्तों वीडियो चल रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो साइंस का एक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बीपीएससी और सीडीपीओ में तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखिए, समझिए और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या मतलब है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अब देखिए, यहां पे 2-3 शब्द उभर कर आए हैं। पहला तो शब्द आ गया क्वांटम। व्हाट इज क्वांटम? देखिए, क्वांटम क्या है इसके बारे में सबसे पहले प्लैंक ने बताया था। ठीक है, किसने? प्लैंक ने। एक जेम्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जब कोई काली वस्तु या कोई भी वस्तु, काली वस्तु ऊर्जा तथा प्रकाश का उत्सर्जन, काली वस्तु या वस्तु, कोई भी वस्तु ऊर्जा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा या प्रकाश का उत्सर्जन या क्या करती है? अवशोषण करती है। तो यह जो है यह ऊर्जा का उत्सर्जन पैकेट्स के रूप में करती है। किस रूप में करती है? पैकेट्स के रूप में। ठीक है ना, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करती है। ठीक है, इन ही पैकेट्स को क्वांटम कहा जाता है। इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटम। बात समझ में आ गया? ऊर्जा के पॉकेट्स है, छोटे छोटे पॉकेट्स है जो उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, वस्तुएं, क्वांटम कहते हैं। ठीक है, अब जो क्वांटम है, क्वांटम किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति की क्या देती है? जानकारी देती है। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या देती है? जानकारी देती है। ठीक है, तो क्वांटम का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमको क्वांटम संख्या की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। क्वांटम संख्या, देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, याद रखिए, कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं कौन कौन सा क्वांटम संख्या होता है, आप जान लीजिए। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल मैं बताऊंगा। मुख्य क्वांटम संख्या यह क्या बताता है? जैसे देखिए, ये परमाणु हो गया। ठीक है, ये परमाणु हुआ। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स या कक्षा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इस कक्षाओं के अंदर सब कक्षा भी होती है। क्या रहती है? कक्षा के अंदर सब कक्षा भी रहती है। उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकालते हैं दोस्तों? नाभिक से कक्षा की औसत दूरी। नाभिक से हम क्या निकाल सकते हैं? कक्षा की औसत दूरी। ठीक है, एक होकर इसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को? n से। एक होता है दोस्तों आपको द्विघवंशी क्वांटम संख्या। क्या होता है? द्विघवंशी क्वांटम संख्या। इस द्विघवंशी क्वांटम संख्या से हम क्या बता सकते हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इससे पता करते हैं। क्या पता करते हैं? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखिए, पूछ सकता है कि किससे क्या पता करते हैं। ठीक है, याद रखिए, द्विघवंशी क्वांटम संख्या को L से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? और एक होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आगे, एक M होता है, इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या से हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी मिलती है।
अब अभिविन्यास क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन की, किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है इससे हमको, ठीक है, याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी मिलती है। और एक लास्ट में होता है दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या से हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह का चक्र कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अभिविन्यास का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जो है मतलब विपरीत उसका विन्यास है या एक तरह का युग्मित विन्यास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखिए अपोजिट अवस्था में रहता है कक्षकों में, तो इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास की और चक्रण क्वांटम संख्या से हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात करते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहा, आप जानिए, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम संख्या मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। किसी परमाणु में उपकक्षाओं को में भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये परमाणु हो गया, ठीक है। आप जानते हैं परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है और जिसे विभाजित नहीं किया सकता, तो परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब देखिए परमाणु के बीच में क्या रहता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब इस कक्षाओं में भी बहुत सारे उपकक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षा से जो छोटा रहे उसको क्या बोलते हैं, उपकक्षा। तो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित। देखिए दोस्तों, ये अफबाउ सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है। अब कहिएगा दोस्तों कि अफबाउ सिद्धांत क्या, मैं भी इसकी भी चर्चा आपको कर देता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए परमाणु का कक्षा बोलिए, कक्षाएं जिसमें वो रहती है, या उसको क्या बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये कौन कौन सा, थोड़ा सा यहां पे मैं फिर से फिगर को बनाता हूं। जैसे ये देखिए दोस्तों नाभिक हो गया, ठीक है। नाभिक के जस्ट बगल वाला इसको बोलते हैं के सेल। क्या बोलते हैं, के सेल। इस तरह इससे बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल सेल, फिर इस तरह एम सेल, फिर इसी तरह बढ़ते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन सेल, ठीक है, के एल एम एन। तो एक कक्षा में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसकी पहले मैं जानकारी देता हूं। देखिए एक कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2n स्क्वायर। एन जो है नाभिक से बढ़ते क्रम में कक्षाओं का है, n बराबर 1 है। तो अगर k में पूछना है जो नाभिक से पहला, तो उसके लिए n का मान 1 रहेगा, 2 गुणे 1 स्क्वायर। तो k सेल में कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l सेल में अगर पूछ दे तो 2 गुणे 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। m सेल में पूछ दे आपको तो 2 गुणे 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। और n सेल में पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 के पावर 4 यानी 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो याद रखिए, यानी k कक्षा में 2, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 32, इस तरह भरते चला जाएगा, ठीक है। अब बात आई है दोस्तों उपकक्षाओं में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उपकक्षा में। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक कक्षा में उपकक्षाएं भी होती हैं। तो इन कक्षाओं में कैसे हम निर्धारित करते हैं, मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। देखिए प्रत्येक कक्षा में क्या होती है, उपकक्षा, और उपकक्षाओं को हम किससे डिनोट करते हैं, एसपीडीएफ से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एसपीडीएफ से, ठीक है। उपकक्षाओं को जैसे देखिए कक्षाओं को केएलएमएन, उपकक्षाओं को किससे डिनोट करते हैं, एसपीडीएफ से। तो एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में अधिकतम से अधिकतम कितना रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में अधिकतम कितना रह सकता है, 10 रह सकता है, और एफ में कितना रह सकता है, 14, ठीक है। तो किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा, अफबाउ सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है, 2, 6, 10, 14। अब अफबाउ ने बताया कि देखिए दोस्तों, इसको भरने का देखिए दोस्तों एक क्रम बताया दोस्तों, कौन कौन सा, 1s 2s, ये उपकक्षाएं हो गई, 1s 2s, फिर हो गया क्या दोस्तों, 2p 3s, ठीक है, 3p। यानी पहले 1s सबसेल में भरेगा, फिर 2s उपकक्षा में भरेगा, फिर 2p उपकक्षा में भरेगा, फिर 3s उपकक्षा में भरेगा, फिर 3p में भरेगा। इसके बारे में सिद्धांत किसने दिया, 4s, इसी तरह 3d, इस तरह बढ़ते चला जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में किसने बताया, अफबाउ सिद्धांत ने बताया। अफबाउ ने बताया कि कैसे सब सेलों में सब सेलों उपकक्षाओं का क्रम बताया कि उसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो उपकक्षाएं एस में अधिकतम 2 रह सकता है, यानी 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2p में तो इसमें 6 हो जाएगा, फिर s में 2 हो जाएगा, फिर p में 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और d में कितना मैक्सिमम हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों, इस तरह बढ़ते चलेगा। 3d के बाद 4p आएगा, 5s आएगा, 4d आएगा, 5p आएगा, 6s आएगा, ठीक है। इस तरह 4f आएगा, f में 14। तो ये बढ़ते क्रम, इसके ये सब सेलों के बारे में अफबाउ ने सिद्धांत दिया, ठीक है, क्लियर कर लीजिए।
तो केएल में सेल हो गया, कक्षा हो गया, जिसमें के में 2, एल में, तो निकालने का क्रम है, आप इसको याद रखिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। बोर द्वारा प्रस्तावित किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न में से कौन है? मैंने दोस्तों बताया, अभी कुछ देर पहले बताया कि देखिए बोर ने परमाणु मॉडल दिया, डाल्टन के परमाणु मॉडल से अलग, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से अलग बोर ने बताया। ये यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, नाभिक हो गया, पी और एन। इसके बगल में दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया के, ये हो गया दोस्तों क्या हो गया एल, ये हो गया एम, और ये हो गया क्या एन। ठीक है, तो मैंने बताया कि किसी जिसमें इलेक्ट्रॉन इसी कक्षाओं में दोस्तों घूमता है, तो किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसकी जानकारी दोस्तों बताया है किसने, बोर ने बताया कि किसी भी कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n²। अब n क्या है, कक्षाओं की संख्या। ठीक है, तो कक्षा अगर 1 है तो ये Ka1 इसके लिए, मतलब इसमें तो K में कितने इलेक्ट्रॉन, K1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, बढ़ते क्रम चला जाएगा। तो अगर K में जानना है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1², तो 2। L में 2 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 2², 8। M में जानकारी लेना है तो 2 गुणे 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 16। फिर N में जानकारी लेना है तो 2 गुणे 2 के पावर 4 हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32। तो याद रखिए, इस तरह आप भर सकते हैं। ठीक है, तो K में 2, L में 8 और ठीक है M में कितना हो जाएगा 16, तो D आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ट्राइटियम। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा समस्थानिक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, समस्थानिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, समस्थानिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चीज इसमें पूछता है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, अब समस्थानिक की बात आई यहां पे, तो सबसे पहले तो 2 चीजें निकल के आई हैं। एक है परमाणु संख्या, ठीक है, और एक है क्या, द्रव्यमान संख्या। दोनों को हम लोग समझ लेते हैं और जानकारी आपको बहुत सारी इसमें मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा ये हो गया एक परमाणु। ठीक है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है चारों तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये काम है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें हमको समझना है कि परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। देखिए, किसी परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु के नाभिक में स्थित, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई तत्व है दोस्तों, याद रखिए, अगर कोई तत्व है, मान लीजिए एक्स एक तत्व है, ये क्या है, एक तत्व है या एलिमेंट है। अगर हमको डिनोट करना है इसमें परमाणु संख्या भी, तो देखिए परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं जेड से, और द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए एक्स जेड ए, तो ये दोनों फॉर्म, यानी ऊपर में हम यहां पे क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या, ये नोटेशन है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है, याद रखिए, अगर न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना हो, तो कुछ नहीं करते हैं, ए में से जेड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। द्रव्यमान संख्या माइनस क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या।
ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सारे फॉर्मूला सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है ना, निकल जाएगा इससे, ठीक है। तो अब हमको बात आता है यहां पे ट्राइटियम। ट्राइटियम, अब देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं? 3 समस्थानिक। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में बहुत पूछा हुआ है। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इसमें न्यूट्रॉन पूछ दे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। इस बताए थे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए, और इसमें न्यूट्रॉन तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, और इसमें 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए इन तीनों का परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है ना। तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक, है ना। तो ड्यूटेरियम 1H3 हो गया। अगर इसमें न्यूट्रॉन और हमको क्या निकालना है? 1H3। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब ये हो गया एक द्रव्यमान परमाणु संख्या कोई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो कितना हो गया? 1। प्रोटॉन बराबर मैंने क्या बताया था? परमाणु संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या 1 है तो हो गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ के बात आप? VBI क्वेश्चन है, याद रखिए। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, चलिए हम तत्व ले लेते हैं, ये तत्व हो गया X, इसमें क्या है? 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या, तो यहां पे हो गया 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यहां पे 2 न्यूट्रॉन है, तो अब न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन निकालना रहता था तो हम क्या करते थे? A - Z कर देते थे, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस क्या कर देते थे? परमाणु संख्या है। अब देखिए 2 न्यूट्रॉन है तो यहां पे 2 न्यूट्रॉन लिख दिए, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या दिया नहीं है, द्रव्यमान संख्या को यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 2, तो यानी द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 2 + 2 4। सिंपल फैक्ट है, यानी 4 हो गया। तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो जो जो दिया हुआ लिख लीजिए और बना दीजिए। अब देखिए किसी परमाणु है, परमाणु उदासीन होता है, आप जानते हैं। अगर किसी परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वह परमाणु क्या है? उदासीन है तब। यानी किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी परमाणु जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? धातु तत्वों के लिए देखिए, धातु तत्व जो है 2-8 से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। धातु तत्व जो है वो किससे लिखे जाते हैं? 2-8 से लिखे जाते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिए। धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है दोस्तों? 2882। ये 28 ये हो जाएगा आंसर, 2882, ठीक है। एस में 2, ठीक है, पी में फिर आपको ये इनका लिखने का क्रम है, बस आप इतना याद रखें, 2882, ठीक है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक तत्व है, ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सारे जाके क्या हम लिखे जाएंगे? हाइड्रोजन में। तो XH क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। XH क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 3 था, इसको लिखने का असल तरीका ये है, XH3 हो जाएगा, ठीक है, XX4। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार निम्न हो सकता है, ठीक है। और क्या है दोस्तों? अगला पढ़िए, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों 2 चीजें हैं, ठीक है। देखिए परमाणु का जो भार है वो फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है?
प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान से विपरीत एक तत्व का परमाणु भार निम्न हो सकता है। ठीक है, याद रखिए दोनों दो चीजें। निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्वों के लिए है, तो 2882। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो आप याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है कि न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। शॉर्ट में n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। अब देखिए निकालना क्या है, द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, और द्रव्यमान संख्या निकालना है, और परमाणु संख्या बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। याद रखिए दोस्तों, अगर कहीं आपको मैंने बताया कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ऋणावेशक परमाणु, ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो सकती है। देखिए अगर मान के चलिए, जैसे अब मैं बताया तो देखिए, जैसे एल है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम पर अगर प्लस चार्ज आ जाता है, मान लीजिए एक एल्युमिनियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एल्युमिनियम से, यानी हम अगर किसी परमाणु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। यानी जैसे एक्स कोई एक तत्व है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेते हैं तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। भी आई है, आप इसको ध्यान दे लीजिए, यहां से बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बनेंगे। ठीक है, तो ऋणावेशित परमाणु जो ऋणायन है में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कहा तो यही जाता है कि एक परमाणु में प्रोटॉन एक उदासीन परमाणु में, ठीक है, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन अगर कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व ऋणावेशित हो जाए, यानी ऋणावेशित होने का मतलब क्या है, उससे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन उसमें दे दिया गया, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अगर कोई पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब उससे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो इस चीज को, उस अवस्था में परमाणु उदासीन नहीं होगा, परमाणु एक्टिव हो जाता है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, कहने का मतलब है वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबल चाहता है। वो चाहता है कि जितना नंबर ऑफ मेरे में पॉजिटिव चार्ज है उतना नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज रहे। मान लीजिए अब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कहने का तो उसको बहुत ज्यादा पीट के, या उस पे ना मतलब गामा किरणों से, मतलब हम ये कर दे उस पे, ये कर दे, चाहे उसको बहुत ज्यादा ताप दे दे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उस केस में परमाणु अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। यानी जब उसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो ठीक है। तो कहने का यहां पे मतलब है कि उस अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं रहेगी। तो ऋणावेशित अगर ऋण है तो यानी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अगर किसी तत्व पे इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज आ गया, यानी निगेटिव चार्ज आने का मतलब मैंने क्या बताया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या हो जाएगी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया बात। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अब देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूं इसको दोस्तों। रदरफोर्ड का विकर्णन सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उसने बताया था, स्कैटरिंग प्रिंसिपल है उसने जब बताया था इसको। देखिए रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, स्कैटरिंग प्रिंसिपल और विचलन सिद्धांत। रदरफोर्ड का क्या बोलते हैं, विचलन सिद्धांत।
देखिए दोस्तों, जॉन डाल्टन जो है वो ये बता के गए, जॉन डाल्टन बहुत सारी चीजें बताए। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होता है ना वो उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, उसमें कोई नाभिक नहीं होता है, कुछ नहीं बता के गए वो, बहुत सारी चीजें वो अविभाज्य है, उन्होंने ये भी बताया। तो रदरफोर्ड ने 1911 में, रदरफोर्ड ने 1911 में एक अध्ययन किया। उसने क्या किया दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ठीक है, देखिए उसने क्या किया, एक सोने की एक पतली परत ली, सोने की क्या ली? एक पतली परत ली। ठीक है, याद रखिए। और उसने क्या किया, अल्फा कण, अब अल्फा कण क्या होता है दोस्तों? यह एक रेडियो सक्रिय तत्व पोलोनियम या यूरेनियम का एक जो होता है ना कण होता है, मूलभूत कण होता है। अब यूरेनियम का रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा का उत्सर्जन बिना दहन के ही करते रहते हैं। ठीक है, नियमित ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो पोलोनियम और यूरेनियम लिया। ठीक है, अब यूरेनियम से इससे 3 कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इनसे निकल सकता है। अल्फा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, बीटा पे निगेटिव, और गामा क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिए। ये इसका हीलियम जैसा प्रकृति होता है अल्फा का। ठीक है, और इसका जो है इलेक्ट्रॉन जैसा प्रकृति होता है, और ये न्यूट्रॉन जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो अब की बात है। ठीक है, अल्फा कणों से क्या किया? इसने प्रहार कराया। ठीक है ना, क्या करा? इस पे प्रहार कराया। तो इसने देखा कि जब अल्फा कड़े, बहुत सारी अल्फा कड़े जो है इसको पार करके निकल गई। क्या कर गई? पार करके निकल गई। बहुत सारी अल्फा कड़े क्या हुई? इसको पार करके निकल गई बाहर। ठीक है, बहुत सारी अल्फा कड़े पार करके बाहर निकल गई। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर के तरफ बढ़े, कहने का मतलब सेंटर की तरफ बढ़े, तो ये क्या हो गया? ये इसको पार नहीं कर पाए। ठीक है, सेंटर की तरफ बढ़ी, अगर ये जा रही थी तो कुछ किरणें क्या हो गई? विचलित होकर दूसरे दिशा में भाग गई। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़े ये दूसरी दिशा में भाग गई। यहां भी जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़े दूसरी दिशा में क्या हो गई? ये भाग गई। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आया, उसने रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो अल्फा कणें जो हैं वापस क्यों लौट जा रहे हैं, चाहे दूसरे मार्ग में क्यों चली जा रही है। तो उसने एक सिद्धांत दिया कि जरूर परमाणु के मिडिल में जरूर कोई एक ऐसा चीज है जो अल्फा कणों को विचलित कर दे रहा है, और अल्फा कणों चूंकि पॉजिटिव है तो वो जरूर वहां पे जो स्थान है वो पॉजिटिव होगा। चूंकि आप जानते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षण करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, विकर्षण होता है। और विपरीत चार्जों में क्या होता है? रिपल्सन, यानी एक दूसरे को विकर्षण करते हैं। और समान चार्जों में और विपरीत चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। यानी उसने बताया कि जरूर वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है? विचलित कर रहा है कणों को। ठीक है, और उसने उसका नाम जो दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया? इसका नाम नाभिक दे दिया। और नाभिक को उसने क्या बताया? पॉजिटिव। तो यानी रदरफोर्ड ने ही दोस्तों क्या किया था? परमाणु के नाभिक को खोजा था। आप याद रखिए, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसने यहीं से खोजा था। यानी अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विशेषण के पार करके चले गए, सही है। सभी अल्फा धातु कण की पन्नी को पार करते गए, गलत है। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए, गलत है ये भी। अधिकांश अल्फा कण विचलित हो गए, नहीं। अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विशेषण किए पार, जो मिडिल वाले थे वही न पार नहीं कर पाए, और सब तो पार करके चले गए। ठीक है, याद रखिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसने दोस्तों बताया कि जरूर, तो उसी का नाम इसने क्या रखा? परमाणु का नाभिकीय रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारी पानी कौन सा पानी होता है? क्वेश्चन यहां पे दोस्तों है, भारी पानी क्या होता है? हाइड्रोजन के एक आइसोटोप होता है दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2 और 1H3। मैंने बताया कौन कौन है? 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इसमें ड्यूटेरियम को भारी जल बोला जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, याद रखिए। तो हाइड्रोजन का ये क्या है? एक समस्थानिक है। समस्थानिक मैंने बताया जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? देखिए दोस्तों, कार्बन का जो है परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, 6C12 पर इसका कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका कितना होता है? द्रव्यमान संख्या 12 होता है। सोना का फॉर्मूला होता है Au, हीलियम का He, ऑक्सीजन का O, 2He4 लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का 8O16 लिखते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं क्या? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम यानी इसी को भारी जल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक से 17.5% और प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। देखिए क्लोरीन का जो औसत परमाणु भार जो होता है, देखिए क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं दोस्तों, क्लोरीन 17 लगभग 35 होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता है? 16 होता है। इसके अनुसार 35.49 एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 30.49 परमाणु भार होता है, ठीक है, याद रखिए इसका। निम्न में कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? मैंने दोस्तों बताया 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, यह भारी जल, और 1H3 ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो इन तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इट्रियम नहीं होता है, ठीक है। ट्रिटियम बोलिए, ट्राइटियम बोलिए, एक ही बात है। 6C12 और 6C14 के समस्थानिकों में विभिन्नता का कारण की संख्या से भिन्नता। अब देखिए इसको लिखते हैं दोस्तों, देखिए 6C12 ऐसे लिखा जाता है 6C, ठीक है, 12 और इसको 6C14। आप जानते हैं ये लिखने का क्रम है दोस्तों। इसको अब इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6C12 लिखने का क्रम है, ठीक है। आप याद रखिए 6C14। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अब देखिए इसका परमाणु संख्या दोनों में सेम है, तो ये जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आपको मैंने बताया जिसका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो यहाँ पे एकदम ये दोनों समस्थानिक हैं, क्योंकि इनका परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो करना कुछ नहीं रहता है, द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दिया तो इसमें कितना हो जाएगा? 6, और इसमें कितना हो जाएगा? 14 - 6 8। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 8 है, यानी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन का क्या होता है? भिन्नता होती है, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी आणविक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए आणविक कक्ष क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका नाभिक, नाभिक की जस्ट बगल वाला ये क्या हो गया? आणविक कक्ष हो गया K बराबर। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? K 2n² रह सकता है, यानी सबसे नजदीक वाला, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 1² यानी 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। अणुचुंबक गुण क्या है? देखिए अणुचुंबक गुण क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों। युग्मित इलेक्ट्रॉनों का, देखिए अणुचुंबक गुण, जैसे मान लीजिए दोस्तों जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो क्या कैसे होते हैं? देखिए दोस्तों कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं, ठीक है, विपरीत आकर्षण, मतलब एक का मुंडी ऐसे रहता है, एक का जो है ना ऐसे रहता है, यानी अयुग्मित रहते हैं, ठीक है, अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का। तो अणुचुंबक गुण किसका है दोस्तों? अणुचुंबक गुण है अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉन का। ये युग्मित नहीं है, अयुग्मित है। क्या है? अयुग्म है। युग्म बनाए हैं लेकिन दोस्तों क्या है, इनका जो है जो चक्र है वो विपरीत है, ठीक है। तो अणुचुंबक गुण अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का है। निम्न में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? अब मैंने बताया था परमाणु क्रमांक बराबर होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। किसकी होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, जैसे ये परमाणु हो गया दोस्तों, देखिए एक ये परमाणु हो गया, ठीक है, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, ये परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है दोस्तों? ये परमाणु हो गया। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या रहता है? प्रोटॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोस्तों मान लीजिए यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो मैं थोड़ा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, तीनों की चीज में बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज 1897 ईस्वी में किसने किया? जे थॉमसन,
किसने किया दोस्तों? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है दोस्तों? ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। ठीक है, इस पे कितना चार्ज रहता है? अगर ये पूछ दे 1.6 गुणे 10⁻90 चार्ज रहता है। ठीक है, कूलाम आवेश रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, निगेटिव आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर भार पूछ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पे भार कितना है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ठीक है, याद रखिए, ये किलोग्राम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रोटॉन की देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज जो है किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये कैसा होता है? ये धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित। इस पे चार्ज प्लस 1.6 गुणे 10⁻90। ठीक है, प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान पूछ दे जाए कितना है, तो ये भी आप याद रखिए कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर द्रव्यमान इसका पूछ दे तो 1.627 गुणे 10⁻27 kg। ठीक है, 27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में अगर पूछ दिया जाए, न्यूट्रॉन की खोज कब किया? 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ये उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, आगे चल के और भी चीजें प्राप्त होगी आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो आया, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का सबसे पहले किसने निर्धारण किया था दोस्तों? तो ये मिलिकन ने निर्धारण किया था। किसने? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित करते हैं। किससे? ई से। ठीक है, इस पे जो चार्ज रहता है कितना रहता है? इस पे आवेश अगर पूछ दे, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहता है वो रहता है -1.6 गुणे 10⁻19। ठीक है, ठीक है, कूलाम। द्रव्यमान अगर इसका पूछ दे, क्या पूछ दे दोस्तों? द्रव्यमान, तो 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ठीक है, हाइड्रोजन से कितना गुना, मतलब हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837 होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। ठीक है, याद रखिए। अगर इसका सूत्र पूछ दिया था, तो सूत्र कैसे लिखते हैं इसका? -1E0, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, जे थॉमसन ने इसको खोजा। किसने खोजा? जे थॉमसन ने। और कब खोजा दोस्तों? 1897 में। याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है देखिए, ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहता है दोस्तों? कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर। ये स्थिर नहीं होता है, ये अस्थिर होता है, घूमते रहता है ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात हो गया। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी सिद्ध हुई? मैंने दोस्तों बताया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों से प्रहार कराया। तो जब बीच से जब किरणें पास होकर जा रही थी तो वो लौट के चली आ रही थी। तो दोस्तों उसने बताया कि परमाणु में नाभिक भी होता है, इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जिसमें क्या होता है? ये धनावेशित होता है। अल्फा भी धनावेशित होता है, ये भी धनावेशित, इसीलिए विकर्षण कर रहा था ये। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और क्या मिलते हैं इसमें? प्रोटॉन मिलते हैं इसमें नाभिक में। तो इसी को उसने क्या बताया कि न्यूक्लियस है। परमाणुओं में नाभिक होता है, उसने बताया रदरफोर्ड ने। ठीक है, क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब देखिए, थोड़ा न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये उदासीन होता है। ठीक है, इस पे आवेश क्या होता है? शून्य होता है। आवेश क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.67493 गुणे 10⁻² सेंटीग्रेड kg और लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर द्रव्यमान हाइड्रोजन के साथ अनुपात निकालने पे मात्र 1 अनुपात है, यानी हाइड्रोजन के बराबर ही द्रव्यमान इसका माना जाता है।
इसका सूत्र अगर पूछ दे तो 0n1 होता है। ठीक है, जेम्स चैडविक ने इसको खोजा था, कब खोजा था? 1932 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? देखिए, किसी परमाणु का व्यवहार दोस्तों जो है आपको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करता है। इसको याद रखना है। किस पे निर्भर करता है दोस्तों? आसपास पर निर्भर करता है। देखिए, अब जब तक देखिए, जब ये परमाणु है, अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, इसमें मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या जब तक न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ये परमाणु क्या होता है? उदासीन। ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, परमाणु उदासीन होगा जब तक कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो। जैसे ही इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज से कम हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? वो परमाणु एक्टिव हो जाता है, उदासीन नहीं रहा, और वो अपने आप को स्थिर, यानी अपने आप को फिर से उदासीन बनाने के लिए अपने को आपको ट्राई करेगा। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन ही हैं जो इधर उधर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, बहुत दिक्कत होगा उसको। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों चक्कर, इनको निकालना क्या होता है? आसान होता है। इस पर थोड़ा सा ऊर्जा निकाल के इनको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान, कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है? वो दोस्तों, वो मेसोन ही है। कौन है? वो मेसोन कण है। आप जान लीजिए वो कौन है? मेसोन है। मेसोन में दोस्तों कोई भी चक्रण नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। मेसोन कण के बारे में आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इस मेसोन कण को 1935 में दोस्तों किसने खोजा? युकावा ने खोजा था इस कण को। ठीक है, ये कण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक मेसोन और एक होते हैं ऋणात्मक मेसोन। ये अस्थायी कण है। ये कैसे कण है? मेसोन अस्थायी कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावे भी बहुत सारे कण खोजे गए हैं। तो ये मेसोन कण हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, यानी कहने का मतलब ये घूम सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। वो कौन है? मेसोन कण है। याद रखिए, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। किसी परमाणु में प्रकीर्णन कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होगी, वीवीआई। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से बढ़ेगा, कभी उसके परमाणु अधिक, सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, कोई भी आप उठा कर देख लीजिए, हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होगा? अधिक होगा। कोई भी आप जैसे कार्बन ही ले लिए, ठीक है, कार्बन का 6C12, आप हीलियम ही ले लिए 2He4, आप एल्युमिनियम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1327, क्लोरीन ले लीजिए 1735। ठीक है, तो सबका द्रव्यमान संख्या क्या अलग होगा? उसके देखिए, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दोनों कभी भी उससे ज्यादा होगा। रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने 4 क्वांटम संख्या बताई थी, NLM और NLM। ये NLM और एक बताई थी दोस्तों K। अब N जो है ये दोस्तों क्या, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा क्वांटम संख्या था? ये मुख्य क्वांटम संख्या था। ठीक है, ये दोस्तों दूरी बताता है। ठीक है, ठीक है ना। L क्या बताता है? M जो है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या था। क्या था? M क्या था? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये किसके बारे में जानकारी देता है? अभिविन्यास के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, याद रखिए। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर किसी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन घटेगा, अब देखिए, अब रीजन क्या है? रीजन है इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होता है? घूमते रहता है। यानी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है परमाणु से। जैसे ही परमाणु से बाहर निकलेगा तो रासायनिक गुण होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति करने के लिए ही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अफबाउ ने एक सिद्धांत दिया था कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। 1s 2s 2p 3s, फिर क्या होता है 3p 4s, इस तरह बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि s p d f ये उप कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? ये उप कक्षाएं होती हैं या सबसेल होते हैं। तो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2, ठीक है। 2p क्या हो गया दोस्तों? 2p में 6 रह सकता है 1s2 2s2 2p 6। और क्या लिख सकते हैं इसको? 3s2 6 4 10 2 12, और क्या लिख सकते हैं? 3p 6, है ना। 4s2 कितना हो गया? 6 6 12 12 2 14 16 2 18 2 20। अब देखिए दोस्तों, ये एक अकेला इसको गिनते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला लिया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? 2। यानी लिखने का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8 2, ठीक है। 2 8 8 2, यही इसको बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे मिला के लिखते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातुओं के लिए? देखिए दोस्तों, धातुओं के लिए 2882 ही होता है, ठीक है, याद रखिए। अस्थायी नाभिक हल्का एक टेंस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अस्थायी नाभिक का कहने का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या है? समान है, ठीक है। तो लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ऐसे में। अस्थायी नाभिक है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग समान होती है, ठीक है, याद रखिए। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? देखिए क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे होता है? तो मैंने बताया था दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है अभिविन्यास को क्या करता है? निरूपित करता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एसएससी, रेलवे, एआईएस सब में पूछा हुआ है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा इस पे, आपको थोड़ा जानकारी दूंगा, इसको आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, परमाणु किसे कहते हैं? ठीक है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जो अविभाज्य है, ठीक है। ये जो परिभाषा है किसने दी दोस्तों? जॉन डाल्टन ने। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। जॉन डाल्टन ने इसको बताया, ठीक है, कि परमाणु अविभाज्य है और सूक्ष्मतम कण है, और परमाणु में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है दोस्तों। ये बताया किसने? ये बताया था जॉन डाल्टन ने। लेकिन इनकी ये धारणा बाद में जाके गलत साबित हुई। बाद में पता चला कि परमाणु भी जो है वो परमाणु जो है विभाज्य है, और परमाणु जो है 3 मूल कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है 3 मूल कणों से मिलकर बना है। परमाणु 3, ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने, ठीक है। परमाणु 3 मूल कणों से बना है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या लगाते हैं दोस्तों? चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, ठीक है। तो ये बताया उन्होंने, ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। और अब देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? इलेक्ट्रॉन को 1897 में जे थॉमसन ने, ये निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है, ठीक है। 1857 में किसने खोजा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, ठीक है। 1919 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोज लिया,
ठीक है। और बाद में न्यूट्रॉन को किसने खोजा? जेम्स चैडविक ने। कब खोजा? 1932 में। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आपको याद रखना है इतना सारी चीज। तो यही दोस्तों परमाणु का मॉडल है। तो परमाणु के तीन कौन कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। एक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, ये 6, अब मैंने कार्बन को बताया कैसे लिखते हैं, ए और जेड से लिखते हैं ना, जेड नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा, यानी कितना हो जाता है? C612। तो अब देखिए इसमें प्रोटोनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? तो इसमें कितना प्रोटॉन, ये हो गया परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन संख्या बोलते हैं, तो प्रोटॉन हो गया 6। और अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या कर देंगे? 12 में से 6, द्रव्यमान संख्या में से इसको घटा देंगे, तो 12 - 6, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा, काम खत्म, है ना दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये आयनित है तो इलेक्ट्रॉन को बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ये वो आयनित नहीं रहता, क्योंकि आयनित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अगर किसी कार्बन पे -2 लिख दे तो आयन लिखने से इसमें इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। ठीक है, तो आयनित बोल रहा है, तो इसमें 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं हम लिख सकते। निम्न में कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन नहीं है। अब फोटोन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। देखिए फोटोन है क्या। देखिए दोस्तों, फोटोन जो है क्वांटम के जैसे ही ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फोटोन ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। ऊर्जा के क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं, जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। ये क्या चलते हैं? प्रकाश की चाल से चलते हैं। ये प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ध्वनि की चाल पूछ दे तो क्या होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जितने भी प्रकाश चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्माण इसी फोटॉन से होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्माण फोटॉन से ही होता है। ठीक है, याद रखिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? देखिए, अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा ये विपरीत चक्रण वाले रहेंगे। ठीक है, एक जैसा चक्रण नहीं करेंगे ये। ठीक है, हमेशा कैसे रहेंगे? इनका चक्रण विपरीत रहेगा। ठीक है, याद रखिए, कैसा चक्रण रहेगा इनका? विपरीत चक्रण वाले रहेंगे। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन है। कौन है? हिग्स बोसोन। इसके बारे में दोस्तों बताइए, क्या आप जानते हैं हिग्स बोसोन के बारे में? यह भी एक कण है जिसका अभी मतलब इसके बारे में बताया था कि यह सब गॉड पार्टिकल है। इसकी अभी पूरी तरह खोज नहीं हो पाई है, इसका खोज अभी चल रहा है। ठीक है, गॉड पार्टिकल इसका नाम ही है। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, समस्थानिक किसको कहेंगे? देखिए, ठीक है, एक्स है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। एक्स मान लीजिए 8 16, ठीक है, x 8 18, x 8 20। देखिए ऐसा परमाणु जिसका, ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान है। ठीक है, आप लिखते हैं ना ए जेड के रूप में, तो नीचे परमाणु संख्या और ये क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, समस्थानिक किसको कहते हैं? परमाणु संख्या समान। क्या होता है? परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो अब देखिए ये समस्थानिक है। देखिए परमाणु संख्या समान, अब इनमें क्या अंतर है? देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या तो भिन्न है, और देखिए इसमें न्यूट्रॉन निकालिए। 16 में से 8 गया तो कितना हो गया न्यूट्रॉन? 8। इसमें 18 में 10, 20 में 8 गया 12, यानी न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। तो देखिए यहां पे उनका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? समान होता है,
और परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसका होता है? अभी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए समस्थानिक है 8O10, 8O12, 8O14। देखिए इसका परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। और इसमें एक चीज और क्या भिन्न है, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के द्रव्यमान संख्या को इससे घटा दिए, तो देखिए 2, 4, 6 यानी न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न है। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, तो वो भी समस्थानिक कहलाएंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंग्लिश में लिख दिया, समस्थानिक हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी मैंने बताया प्रोटॉन सही होंगे और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, तो भी यही हो जाएगा, ये यही हो जाएगा बी। अब देखिए 8O16, 8O12 और 8O18 को क्या कहेंगे हम? ठीक है, 8O16, 8O12 यानी इस तरह लिखा हुआ है 8O16, 8O12, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 नीचे ये 16 हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है 8 नीचे ये 12 हो जाएगा, 8 नीचे ये 18 हो जाएगा। तो देखिए परमाणु संख्या क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, तो इसको हम बोल देंगे समस्थानिक। ठीक है, Al+3। अब देखिए दोस्तों यहां पे बहुत, Al का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 17, द्रव्यमान संख्या 13, और ये कितना होता है 27। ठीक है, अब देखिए यानी इसमें अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, समान है। लेकिन जैसे ही अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इससे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, कोई भी तत्व से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे इसमें, ठीक है, तो एक निगेटिव चार्ज। अगर x माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो x पे 2 निगेटिव चार्ज, x पे 2 निगेटिव चार्ज है, इस पे एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो x पे क्या आ जाएगा, 3 निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे Al+3 है, याद रखना Al+3, यानी कहने का मतलब इससे किया क्या गया है, x में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, -1 लिख देंगे। x -1 से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालिए तो क्या लिख देंगे, x -2। x से x, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल ले x+2 में से तो इस पे क्या जाएगा, x+3। तो यहां पर से Al में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। ठीक है, Al में से क्या कर लिया गया है दोस्तों, Al में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, यानी Al+3 निकालने का मतलब Al में से जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर लिए गए, निकाल लिए गए, तो इस पे क्या आ जाएगा, Al+3। तो Al का परमाणु संख्या कितना था, Al का परमाणु संख्या कितना था, 17, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था, 17। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 14। ठीक है, क्लियर है बात, कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें Al का 13 था तो इसमें से निकालने तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 17 होता है, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर जैसे ही इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, Cl- बन गया। तो Cl- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। Cl- में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। ठीक है, इस तरह Al में तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस डबल सल्फर का कितना होता है दोस्तों, सल्फर का, ठीक है, सल्फर का कितना होता है, मैंने आपको बताया है सल्फर का कितना होता है। सल्फर हो गया दोस्तों आपको 16, सल्फर में कितना होता है, 16। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये सल्फर 16 तो था ही, +2 कितना हो जाएगा, 18 हो गया इसमें। ठीक है, अब फ्लोरीन का होता है दोस्तों, फ्लोरीन का 9, एक माइनस आया यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे ही जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो F- में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और Al+3 में भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 ये यानी ये इसके ही समकालीन है। याद रखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान दीजिए। 20Ne प्लस 10F माइनस और 20Mg2 के बारे में कौन सा तत्व सही है। अब देखिए यहां पे आप समझते हैं दोस्तों। अब देखिए आता है नियोन। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात आती है, नियोन। नियोन का
ठीक है। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? नियोन का परमाणु संख्या होता है 10, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 10, ठीक है। Na प्लस, Na में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? Na में इलेक्ट्रॉन होता है 11, ठीक है, चूंकि इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11। अब इसमें क्या कर दिया? Na को Na प्लस बना दिया, यानी Na में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये क्या बन जाता है? Na प्लस, यानी ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, यानी इसमें Na प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। फिर इसी तरह फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 9, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 9 है। लेकिन यहां पे F माइनस दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया है। तो ये F माइनस बन गया। F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पे जितने हैं। अब इसी तरह Mg के बारे में देख लेते हैं। Mg का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 12। अब Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं तो ये बन गया Mg2 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन घट गए तो कितना हो जाएगा? 10, यानी सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब के सब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। समस्थानिक समान परमाणु संख्या, जिसकी परमाणु संख्या समान हो किंतु भिन्न परमाणु सहित वाले समान परमाणु संख्या किंतु परमाणु, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को लगता है थोड़ा सा कोई मिस्टेक है, मैं देख लेता हूं क्या है, ठीक है। भिन्न परमाणु सहिता वाला, भिन्न परमाणु भार वाला, ठीक है, भिन्न परमाणु, तो कौन सा सही? तो समस्थानिक हो गया, परमाणु सही रहेगा और उसमें परमाणु भार क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। अब संभारिक क्या है? देखिए दोस्तों, संभारिक में परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान, ठीक है, परंतु परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? समभारिक, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु परमाणु संख्या वाले किंतु भिन्न परमाणु संख्या भिन्न है, सही है, ये बात तो सही है। न्यूट्रॉन की समान संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए संभारिक में थोड़ा मैं बता देता हूं, इसको छोड़िए, मैं आपको थोड़ा पूरा डिटेल्ड ही बता देता हूं। देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है। समभारिक में क्या होता है? परमाणु संख्या भिन्न, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, अपने आप आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। निम्न में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं। देखिए अल्फा पर, अल्फा जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है, और इसकी जो प्रकृति वो हीलियम नाभिक के जैसी होती है। किसकी होती है? अल्फा लिखो या 2He4 लिखो, एक ही बात है। जो बीटा कण है इसकी प्रकृति निगेटिव चार्ज होता है, और इसकी प्रकृति जो होती है कैसी होती है? न्यू इलेक्ट्रॉन जैसी, ठीक है। तो अब हमको क्या बनाना है? संभारिक। अब संभारिक क्या होता है? संभारिक में हम जानते हैं परमाणु संख्या क्या होता है? भिन्न, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। अब जैसे देखिए, मान लीजिए दोस्तों, अब जैसे ये देखिए एक X हो गया, ठीक है, इससे एक हमने बीटा कण लगा दिया। जैसे मान लीजिए इसका है ना, ये 5 और 8 है, ठीक है, इस टाइप का है कोई कण, इससे एक बीटा कण निकाले, तो बीटा कण निकालने से क्या निकलता है? एक -1 घट जाता है नीचे में, यानी यहां पे अगर बीटा कण निकाले तो 4x8 बचा, ठीक है, बचा ना दोस्तों। फिर इसी तरह मान लीजिए x5 10 है, इसमें से एक बीटा कण हम निकाल लिए, ठीक है, क्या निकाल लिए? बीटा कण निकाल लिए। चाहे x480 को लेते हैं, x480 को लेते हैं, अगर इससे बीटा कण निकालते हैं तो फिर क्या होता है? ये नीचे घट जाता है लेकिन ऊपर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि -1 हो जाता है ना, क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संख्या नहीं बदल रहा है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? बदल जाता है। तो संभारिक जो है बीटा किरणों के निकलने से होंगे, ठीक है, याद रखिए।
पानी में क्या होने से भारी पानी बोला जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। देखिए हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक, उसका D2O नाम है दोस्तों, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम, इसको 1H2 से भी डिनोट किया जाता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे के दोस्तों एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अपरूप। अब अपरूप किसको कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान। अब ऑक्सीजन का O2 है तो ओजोन को क्या लिखते हैं? O3। जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें अपरूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 Cl3 और 17 क्या है? यानी कहने का मतलब क्लोरीन 1735 तथा क्लोरीन 1737 क्या है? देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्थानिक। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरूप। क्या बोलते? अपरूप, एलोट्रॉप्स। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? किसी भी परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस। आप जानते हैं ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु का नाभिक किसने खोया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने। किसने खोया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामों में। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन को किसने खोजा। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों किसने किया था? बता दीजिए। जेम्स चैडविक ने। कब खोया था? 1932 में। और ये दोस्तों उदासीन होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिए। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? परमाणु संख्या। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या। अब प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, समस्थानिक, जिसका परमाणु संख्या समान। अब द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? मैंने बताया कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1.67493 कितना है दोस्तों? 1.67493 10 to the power -27 kg है। ठीक है, याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन को किसने खोजा? जेम्स चैडविक ने 1932 में। निम्न में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकते। ये क्या है? ये ऊर्जा के बंडल हैं, ऊर्जा के पैकेट्स हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम, देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु का ये हो गया नाभिक। नाभिक के सबसे पहली कक्षा K बराबर 1 होता है। फिर उसके बगल में दूसरी कक्षा होती है जिसे L बराबर 2 लिखते हैं। तो परमाणु की किसी कक्षा में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जहां पे n कक्षाओं की संख्या है। तो L दूसरी कक्षा है, 2 × 2 के पावर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। कार्बन का परमाणु 76, परमाणु 12, इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है? देखिए C612। न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दीजिए, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6। परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या
परमाणु संख्या इसको जेड लिखना, परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे मान लीजिए एक तत्व है, परमाणु संख्या जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है, तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड। और यहीं पर अगर दोस्तों न्यूट्रॉन का पूछ ले तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, देखिए ये इस तरह लिखा हुआ 92U235। प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92, तो 92 आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11, यानी ए बराबर कितना है, ये ऐसे लिखते हैं एडी 11, तथा परमाणु संख्या कितनी है, 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताया। देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो 11 हो जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। और न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए कुछ मत करिए, द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा दीजिए, यानी 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 12। तो 11 11 कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 11 12 11, ठीक है, 11 12 11। 92U38 में, यानी देखिए लिखिए ऐसे, ऐसे लिखने का क्रम है, वो भुलवाने के लिए लिख देता है आपको। तो इसको 238 में से 92 को घटा दीजिए, 6 13 में से 9 गया 4, 146, ठीक है। टू द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, देखिए परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। देखिए अब X है, इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 18। अब परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा, 18। ये परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये 18 हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेगा, द्रव्यमान संख्या में बराबर होता है न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या को जोड़ दो, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 18, यानी 38। 18 और 38 देख लीजिए क्यों, क्या हो जाएगा, वो आर्गन हो जाएगा, ठीक है, VBI है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, 18 हो जाएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, देखिए तो तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि तत्वों की प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संरचना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है, ठीक है। आणविक संरचना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, गलत है ये। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हो गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, सही है ये। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, दोस्तों क्वेश्चन है ये हमारा हो गया परमाणु। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसके कक्षाओं में चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अणु परमाणु के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, यानी अणु जो है परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिए। इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और इसको एटम बोलते हैं।
तो कौन सा अणु एटम का भाग नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन, फोटोन नहीं होता है। ठीक है, एक ही परमाणु का प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु भिन्न में किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। परमाणु नाभिक को किसने खोजा? दोस्तों रदरफोर्ड ने खोजा। मैंने बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पतले चादरों पर क्या किया था दोस्तों, अल्फा कणों से प्रहार कराया था, जिसमें उसने देखा कि अल्फा कणें, बहुत सारी अल्फा कणें इसको पार करके निकल जाते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे वो मिडिल में आता है अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित। ठीक है, यानी मिडिल में कुछ ऐसा कुछ जरूर था जो उनको रोक रहा था उसकी किरणों को, वो नाभिक ही था, नाभिक धनावेशित था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने नाभिक को खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए, एटम में न्यूट्रॉन की खोज को 1932 ईस्वी में चैडविक ने खोजा था। किसने? चैडविक ने। निम्न में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। निम्न में कौन से कण प्रतिकण युग्म है? तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कण प्रतिकण अगर युग्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन और ये पॉजिटिव, ये उदासीन। ठीक है, इस पे ये निगेटिव, ये इस पे कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन उदासीन, उदासीन। तो दोस्तों ये ही युग्म है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है, देखिए अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक के समान होता है। ठीक है, अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक के समान होता है, दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसमें दो, ये किससे मिलकर बना होता है? हीलियम के परमाणु के नाभिक के, वो हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, हीलियम, अल्फा कण की प्रकृति हीलियम जैसी होती है, बस इतना याद रखिए आप। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? अब देखिए 2He4, तो ये हो गया दो प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो 4 में से 2 घटा दीजिए, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अब देखिए अल्फा कण जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इसका हीलियम नाभिक जैसा प्रकृति होता है। ठीक है, अल्फा बीटा कण जो है, अल्फा कण या अल्फा किरण, और बीटा कण का होता है ये निगेटिव होता है, ये इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन जैसी होती है। ठीक है, -1E0 होता है इसको। ठीक है, गामा किरण उदासीन होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अबाउ सिद्धांत मैंने दोस्तों बताया था, ऊपर इसका रिवीजन हो चुका है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताया दोस्तों? अभिविन्यास से संबंधित है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परमाणु संख्या प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो परमाणु संख्या मतलब क्या हो गया? प्रोटॉनों की संख्या तो 2 हो गया, और न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा? 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? अब देखिए दोस्तों, याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या समान यानी कहने का मतलब परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। अभी तक के लेक्चर में आपको क्लियर। समस्थानिक कौन होते हैं? जिनका परमाणु भार समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। गलत है, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, बी हो जाएगा आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सही है। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो? तो देखिए दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, 10 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 8, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 8, इसमें कितना हो जाएगा? 6। तो दोस्तों इसमें कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इसमें किसी में नहीं है तो 6, इसमें किसी में नहीं है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या किसी में समान नहीं है। ठीक है, इन तीनों में समान किसी में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी मापने का यंत्र है गाइगर काउंटर। ठीक है,
रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है। तो आप चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।